हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन। ये कक्षा 6 का भूगोल है। तो इसमें आज हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे, हमारा सौर मंडल। तो इसमें देखते हैं, ये पाठ है जैसा कि विषय सूची में दिखाया गया है। इसमें टोटल जो है 11 पाठ हैं। पहला पाठ है हमारा सौर मंडल, और दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा, तीसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, चौथा है पृथ्वी की गतिविधियाँ, और पांचवा है मानचित्रण, छठा है पृथ्वी के परिमंडल, और सातवां है विश्व में भारत, आठवां है भारत का भौतिक स्वरूप, और नौवां पाठ है भारत जलवायु, और 10वां है भारत मृदा वनस्पति एवं वन्य जीव, और 11 है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इसमें आज हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे हमारा सौर मंडल। तो उसमें हम इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ को पढ़कर समझते हैं। इसके बाद हम जो है इसी वीडियो में जो है इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अब पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे तभी हमें अभ्यास प्रश्न हल करने में और उसका जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर समझने में आसानी रहेगी। तो आइए हम सबसे पहले पाठ को समझते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। हमारा सौर मंडल। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा और तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जब भी हम रात में जाते हैं तो हमें रात में बहुत से तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, और उन तारों में भी कहीं अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें हमें कुछ विशेष आकृतियां दिखाई देती हैं। तो जो विशेष आकृतियां जो दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, वो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाता है। अब इसको हम देखते हैं आगे कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सब शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम नीचे से रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो आसमान में हमें जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो दिखाई देती हैं वो सब क्या होती हैं, वो खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड होती हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब शामिल होते हैं। अब आइए इस पर विचार करें। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब चंद्रमा युक्त रातों में जब चंद्रमा रहता है तो आकाशीय पिंड कम दिखाई देते हैं। तारे या जो अन्य आकाशीय पिंड, जो अन्य आकृतियां हमें आसमान में दिखाई देती हैं वो कम दिखाई देती हैं, यानी स्पष्ट नहीं होती हैं, कम। तो सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देती, ये एक प्रश्न है कि हमें दिन में कौन सा केवल सूर्य ही एक आकाशीय पिंड दिखाई देता है, जबकि रात में हमें तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं आसमान में। कभी कभी प्रातः या सायं काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है, क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? तो इन सब के बारे में हम जानेंगे इसमें। तो रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों के तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। यानी जब रात में हम आकाश में जब टिमटिमाता हुआ आकाश देखते हैं तो उसमें जो आकृतियां होती हैं उसमें तारे और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। तारे क्या होते हैं, तो तारे जो है गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। तारे कुछ है नहीं, ये गर्म गैस के गोले हैं जो कि हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। तारों में क्या होती है, तारों में ऊष्मा और प्रकाश स्वयं होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली यानी दूरदर्शी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते हैं। हमारे सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत सारे अरबों तारे हैं, और उसमें कुछ तारे तो हमें दिखाई देते हैं क्योंकि जब हम आसमान में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। अगर हम एक नज़र में देखते हैं तो हमें कुछ ही तारे दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो थोड़ा सा नज़दीक होते हैं, जो बहुत दूर, कुछ तो बहुत दूर होते हैं, जो नज़दीक होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला दिखाई देते हैं, और जो बहुत दूर होते हैं वो उनको हम टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। कहने
कहने का मतलब हम जब ध्यान से देखते हैं तो चंद्रमा में बहुत सारे छोटे छोटे तारे ज़्यादा चमक के कम चमक के दिखाई देते हैं। अब सूर्य भी एक तारा, हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। अब जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। तो सूर्य भी क्या है? ये एक प्रकार का तारा है जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट है। अब आगे आता है, आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। क्यों? अब ये कह रहे हैं कि आकाश में बहुत सारे अनेक तारे हैं, यानी सूर्य के अलावा भी बहुत सारे तारे हैं, मतलब सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन ये तारे जो है चंद्रमा से भी छोटे और कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। क्यों? तो अब अगला है कि आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उसके बड़े आकार को किसी दूर की वृक्ष से को देखें। देखने के बाद तुलना करें कि दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। और इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार करें। अब ये कह रहे हैं कि कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें कम प्रकाशवान और छोटे दिखाई देते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आपको समझना है तो आप क्या करिए कि पहले एक नज़दीक दूर तक वृक्ष को देखिए। कोई वृक्ष आपको जो नज़दीक है, आकार दोनों पेड़ों का बराबर है, लेकिन जो पेड़ नज़दीक होगा वो हमें बड़ा दिखाई देगा और जो दूर होगा वो आकार में छोटा दिखाई देगा। ठीक यही घटना जो है आकाशीय पिंडों के साथ होता है, तारों के साथ होता है। यानी जो तारे हमसे पृथ्वी से बहुत दूर हैं वो कम छोटे दिखाई देते हैं, और जो हमसे नज़दीक है, जो पृथ्वी के नज़दीक है, वो बड़े दिखाई देते हैं और अधिक चमकीले दिखाई देते हैं। उसी तरह से इसका एक उदाहरण इन्होंने बताया कि जैसे कोई पक्षी है, जब नीचे उड़ता है तो बड़ा दिखाई देता है। चील को ले लेते हैं, चील जब नीचे रहता है तो बड़ा दिखाई देता है, जब बहुत ऊंचाई पे चला जाता है तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। उसी तरह से हवाई जहाज़ की बात करें, हवाई जहाज़ जब नीचे रहता है, जब उड़ान भरता है तो बड़ा हो रहता है, और जैसे 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 ऊपर की ओर जाता है तो वो छोटा होता चला जाता है। फिर आगे आता है इसी के कि रात्रि के आकाश में हम तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। यानी जब रात में आकाश के तारों को देखते हैं तो उसमें हमें कई मतलब तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अब फिर खगोलविदों के अनुसार, खगोलविदों के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, के अनुसार आकाश में कुल 88 यानी 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ नक्षत्र मंडल ओरियन है, आर्सा है, मेजर, बिग बियर और कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर, इसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। प्राचीन काल में हम लोगों ने सुना होगा कि आकाश में हमारी जो दादी नानी जो बताया करती थी, वो बताया करती थी कि आकाश में सप्तऋषि तारा मंडल दिखाती थी और फिर बताती थी ध्रुव तारा कौन सा है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर होता है। ये सब कहानियाँ बताया करती थी। तो वही इसमें दिया गया है कि सप्तऋषि तारा मंडल के 2 तारे जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। हम देखते हैं कि एक हंसिया के आकार का ये आकाश में एक पिंड दिखाई देता है, आकाशीय पिंड दिखाई देता है। तो उसमें 2 तारे उत्तर की दिशा, अगर हम उत्तर की दिशा की ओर देखें तो हम, और ये सप्तऋषि को देखें, यानी सप्तऋषि तारा मंडल को देखें तो 2 तारे एक सीध में रहते हैं। तो बिल्कुल उत्तर की दिशा में हम उसी सीध में देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा यानी दिखाई देगा, जो कि सबसे अधिक चमकीला होता है और वो हमेशा उत्तर की ओर होता है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? ये एक संकेतक तारा होता है। किसका संकेतक है? ये ध्रुव का संकेतक है और उत्तर दिशा का संकेतक है। अब अगला आता है कि खगोलविदों के अनुसार, अच्छा ये तो हो गया है। फिर आता है सौर मंडल की हम बात करते हैं। अब सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौर मंडल में क्या क्या शामिल होता है? क्षुद्र ग्रह शामिल होता है, पुच्छल तारा है, उल्का पिंड है, ये सब मिल करके क्या करते हैं? एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। जैसे हमारे परिवार में छोटे बड़े सदस्य, भाई बहन, दादी दादा, ये सब होते हैं, तो उसी तरह से सौर मंडल का भी एक परिवार होता है और उनमें तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के तारे रहते हैं, उल्का पिंड रहता है, सौर मंडल रहता है, मतलब जैसे पुच्छल तारा है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब चीज़ें रहते हैं।
अब कहते हैं कि क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, जैसे हम लोगों के घर का परिवार का मुखिया क्या होता है, दादाजी होते हैं या पिताजी होते हैं, उसी तरह से सौर परिवार का भी मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। यह हमारे और सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण क्या होता है, सौर परिवार के जो अन्य सभी सदस्य हैं वो सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करते रहते हैं, यानी कि वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हमारे घर का परिवार का मुखिया होता है, हम लोग उसके बताए हुए कामों को करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, हमेशा उसके आसपास ही रहते हैं, जो कहता है वही करते हैं। तो उसी तरह से वही इसमें भी होता है। अब है सूर्य। अब सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। यानी सूर्य क्या है, ये अत्यधिक गर्म गैसों से, यानी सूर्य के सौर मंडल के केंद्र में यानी बीच में स्थित है और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यानी पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी की तरह 13 पृथ्वी इस चंद्रमा में समा सकते हैं, विश्व में समा सकते। कहने का मतलब कि हमारी पृथ्वी जैसी जो 13, अगर हम 13 लाख गोले, 13 लाख का मतलब 13 लाख पृथ्वी जो है सूर्य में समा जाएगी, इतना बड़ा हमारा सूर्य है। यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है और सूर्य हमारी पृथ्वी में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर स्थित है। पृथ्वी से सूर्य कितनी की पृथ्वी, ये पूछा जाता है प्रश्न की, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, अर्थात पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। यानी 3 लाख किलोमीटर, कहने का मतलब कि जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करता है सूर्य का प्रकाश, वो कितना समय लेता है, 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। और प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश चलता है और पृथ्वी तक आने में उसे 8 मिनट 19 सेकंड का समय लग जाता है। अब यहाँ पर ये दिया गया है सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल को दिखाया गया है। यहाँ पे सूर्य दिखाया गया है और सौर मंडल के सबसे नज़दीक जो है बुध होता है, बुध के बाद हमारा शुक्र होता है और शुक्र के बाद पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है और मंगल के बाद फिर बृहस्पति होता है और बृहस्पति के बाद फिर शनि होता है, फिर यूरेनस होता है, फिर नेपच्यून होता है। तो इस तरह से ये क्रम में, कहने का मतलब सूर्य से अगर नज़दीक हम देखते हैं तो कौन सा तारा है, ये बुध है। यानी सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध है। अब इसके बाद आती है ग्रह, प्लैनेट। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, हम सुनते हैं कि ग्रह है, तो ग्रह क्या होता है, ये जो आकाशीय पिंड तारे के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इनको हम प्लैनेट बोलते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। कहने का मतलब जो ये ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं, इसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। देखिए, तारे का जो प्रकाश होता है उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो या किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हो। ये उसकी कंडीशन दी गई है। अब आगे आता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वो कौन कौन से हैं, अभी हमने बात किया था कि सूर्य से अगर हम बढ़ती दूरी के अनुसार इनका हम क्रम से देखें तो सबसे पहले हमने बताया था बुध, फिर बताया था शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये इसमें चित्र में दिखाया गया है। इसको हम अच्छी तरह से इसको अपने चार्ट पेपर पर बना करके इसको याद कर सकते हैं अपनी कॉपी पे बना के। तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। बुध के बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल और फिर है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है शनि, फिर यूरेनस है और फिर है नेपच्यून। सबसे बाद में नेपच्यून है। सबसे दूरी सूर्य से सबसे दूरी पे कौन सा ग्रह है, नेपच्यून है।
अब इसके आगे बात आती है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति, जैसे लट्टू एक जगह घूमता रहता है, उसी तरह से सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वो अपनी ही धुरी पर ऐसे लट्टू की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी घड़ी की जो चलने की दिशा है उसके विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण, यानी जो ग्रह अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, परिभ्रमण कहते हैं, यानी रोटेशन कहते हैं। एवं सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन कहलाता है। अब आगे आती है बात पृथ्वी की। तो पृथ्वी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी हमारी इस तरह से अंतरिक्ष से दिखाई देती है। अब सूर्य से पृथ्वी की सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। आकार में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, यानी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। इसलिए इसके आकार को भू-आग का मतलब होता है जियोड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसलिए इसे हरित क्रांति यानी ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, हरित ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जीवन के लिए केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का रंग नीला अंतरिक्ष से क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी ज़्यादा भाग में पानी है, इसलिए अगर हम उसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो नीला क्या दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसे हम नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब इसे भी जाना है, खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौर मंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों तथा आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित यंत्र हो सकता है। अब इसके बाद आती है उपग्रह क्या है, जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हीं उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब आगे आता है सौर मंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका दी गई है, तो हम इससे अध्ययन कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे बुध है, बुध का रंग कौन सा होता है, भूरा होता है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी होती है, 5.8 करोड़ किलोमीटर होती है। और ग्रह का व्यास कितना होता है, 4,878 होता है। ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है 58.6 दिन में, और सूर्य की परिक्रमा का समय 88 दिन होता है। उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो हम इससे पूरा जो है इसकी तालिका को पूरी अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। अब उसी तरह से हम सौर के ग्रहों के नाम में शुक्र है, शुक्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, और इसके उपग्रहों की संख्या 0 होती है। अब पृथ्वी आती है, पृथ्वी को नीला हरा, मतलब इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है, और इसका एक उपग्रह है। और इसके बाद आता है मंगल का रंग कैसा होता है, मंगल का रंग लाल भूरा होता है, और ये जो है 687 दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की, और इसके 2 उपग्रह हैं। उसी तरह से बात आती है बृहस्पति की, तो बृहस्पति का रंग जो है गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी है, और ये जो है इसका सूर्य की परिक्रमा का समय है 11.86 वर्ष, और इसकी उपग्रहों की संख्या 69 यानी 69 है। अब इसके बाद आता है शनि का रंग कैसा है, सुनहरा पीला है, और ये जो है इसका जो है सूर्य की परिक्रमा का समय है, इसका है 29.46 वर्ष, और ये जो है इसके उपग्रहों की संख्या है 62। इसके बाद यूरेनस आता है। यूरेनस का रंग कैसा होता है, आसमानी होता है, इसमें उपग्रहों की संख्या 27 है। नेपच्यून का रंग गहरा आसमानी है, और इसकी जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है, 14 है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब इसमें नोट में दिया गया है कि शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की वलय पाई जाती है, यानी शनि और यूरेनस के जो ग्रह हैं, ये शनि और यूरेनस क्या है ग्रह, इनके चारों ओर एक विशेष प्रकार की रिंग यानी वलय पाई जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की।
तो पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यानी चंद्रमा को जो हम पृथ्वी को जो हम चंद्रमा से देखते हैं तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, यानी चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। क्योंकि यह पृथ्वी के निकट होता है इसलिए रात में सबसे बड़ा भी दिखाई देता है और सबसे चमकीला दिखाई देता है। अब कुछ जानकारी हमें दी गई है, जैसे शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके। और इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है, यानी सूर्य और यूरेनस जो है घड़ी की सुई की दिशा में परिभ्रमण करते हैं, जबकि जो अन्य ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब ये हो गया, इसके बाद आगे दिया गया क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं, ये क्षुद्र ग्रह दिखाया गया है चित्र में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की अगर हमसे परिभाषा पूछी है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो है असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं और ये किसकी परिक्रमा करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्षों पहले जो है विस्फोट से बिखर गए थे। अब आता है उल्कापिंड क्या होता है। उल्कापिंड की बात, उल्कापिंड हम बहुत बार सुने हैं लेकिन उनके विषय में जानते बहुत कम है। तो उल्कापिंड क्या होता है, उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पृथ्वी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यानी उल्कापिंड क्या होता है, जो सूर्य के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जो मतलब पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी से इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो टूटता हुआ तारा और यानी जिसको हम उल्कापिंड कहते हैं, और ये क्या होते हैं, ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो है चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को उल्कापिंड कहते हैं। और जब वायुमंडल के साथ ये रगड़ खाते हैं तो जलने लगते हैं, जलकर ये कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, टूटता तारा कहते हैं। कभी कभी आसमान में देखो तो टूटता हुआ तारा, नीचे तारा चमकता हुआ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, तो वो क्या है, वो उल्कापिंड है। अब आता है पुच्छल तारे क्या होते हैं। ये चित्र में दिखाया गया पुच्छल तारे की पूंछ होती है, ये पृथ्वी होती है, ये सूर्य होता है और ये उसकी पूंछ होती है। अब आगे दिया गया है कि पुच्छल तारे और धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ और पूंछ हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ रहता है। यानी जो तारे का जो सिर है ये सूर्य की तरफ होता है और पूंछ जो है हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये इसकी पहचान होती है। अब आता है जो हमें चमकीला दिखाई देता है और पूंछ की संरचना युक्त दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी ये आपस में टकराते नहीं हैं, ऐसा कैसे संभव होता होगा। तो ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें कह रहे हैं कि एक एक्टिविटी आप बच्चों से करा सकते हैं, जैसे एक सर्पिलाकार यानी कि वो कह सकते दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बना दीजिए और उस पर बच्चों को जो है अलग अलग बच्चों को खड़ा कर दीजिए और कहिए कि उसी गोले पर वो बच्चे
दौड़ते रहें तो हम देखेंगे कि सब बच्चे अपने अपने गोले पे दौड़ते रहेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। तो यही स्थिति हमारा जो है सौरमंडल में होता है कि विभिन्न ग्रह अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। अब आगे आता है कि क्विपर मेखला क्या होता है। तो यह नेपच्यून की पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। नहीं, प्लूटो कहाँ है? क्विपर मेखला में। अगर पूछा जाए आपसे कंपटीशन में भी कभी कभी पूछा जाता है कि प्लूटो किस मेखला में स्थित है, तो प्लूटो जो है क्विपर मेखला में स्थित है। और क्विपर मेखला क्या है? तो यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। अब इसके बाद आता है आगे कि इसे भी जाने। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम प्लूटो यानी यम जो है प्लूटो यानी 9वां ग्रह यम होता था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ यानी मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देती है उसे मिल्की वे कहते हैं और इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी यानी स्पाइरल डिस्क के जैसा होता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। अब इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसको भी बताया गया है। इसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी दूरी नापता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, यह दूरी मापने की एक इकाई है। ये भी कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष क्या है कि प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप होती है लगभग 946 खरब यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों की मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं की मध्य दूरी आदि दूरियों नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। अब आगे आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको देख लेते हैं। तो आज से 13 अरब वर्ष पहले यानी कितने वर्ष पहले? 13 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड क्या था? एक गर्म और सघन का मतलब ठोस छोटे से गोले के रूप में था। और फिर अधिक गर्मी और सघनता के कारण, ठोस होने के कारण, अधिक ताप और ठोस होने के कारण ये अचानक इसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है, यानी आज भी पृथ्वी जो है गर्म होकर के पिघल रही है, फैल रही है। ब्रह्मांड जो है आज भी फैल रहा है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूलकणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को हम क्या कहते हैं? निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों में गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब क्या है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से क्या बने? गैसीय पिंड बने। क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि तारे क्या है? एक गैसीय पिंड है और जिससे तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है।
यानी जो ब्लैक होल है यही गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसी के कारण आकाशगंगा जो है एक स्थान पर स्थित रहता है, मतलब इससे स्थायी रूप से बना रहता है। हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से पृथ्वी 5 अरब पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा से हमारे तारे यानी सूर्य का जन्म हुआ था। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है और सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छर तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। अब इसके बाद आता है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? इसको हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। तो ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव यानी आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण विवर या ब्लैक होल, इसको हम नाम दिए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सौरमंडल यानी ब्रह्मांड की बात बताई गई है। ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है कि सबसे दूर स्थित यानी ब्रह्मांड में जो है सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से अगर हम चलें तो हमें जो है मतलब जो है प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएगा। तो ये ब्रह्मांड दिया गया है। अब ब्रह्मांड में ये एक मंदाकिनी दिखाया गया जिसको हम आकाशगंगा भी कह सकते हैं। अब मंदाकिनी या आकाशगंगा हम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से सूर्य का प्रकाश चलता है तो पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग 1000 करोड़ वर्ष लग जाता है। फिर है प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 1 लाख वर्ष लग जाता है। यानी इतनी बड़ी आकाशगंगा है यानी मंदाकिनी है कि अगर हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रकाश चलता है तो उसको 1 लाख वर्ष लग जाता है। फिर ये आता है कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। यानी प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। फिर भी सौर मंडल अगर उसको पार करना है तो उसको सौर मंडल पार करने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो ये हुआ पाठ। इसके बाद इसमें कुछ शब्दों पाठ से संबंधित प्रश्न वो शब्दावली दी गई है। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है? यानी विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान है। यहाँ पे अंतरिक्ष में वायु नहीं है तो वायु रहित रिक्त स्थान है। ब्रह्मांड क्या है? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। उपग्रह क्या है? यह वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य यानी तारा की परिक्रमा पूरी करता है। फिर खगोलविद क्या है? वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में दीजिए। अब आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? तो इसको हमने शार्ट में लिख रखा है। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी चमकती हुई आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, यहाँ सूर्य कामा चंद्रमा कामा तारे आदि शामिल हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? तो ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है ये देखते हैं। तो इसमें अंतर देख लेते हैं, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो ग्रह और उपग्रह में अंतर, तो ग्रह जो है ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो है ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। दूसरा है ग्रह प्राकृतिक होते हैं जबकि उपग्रह जो है प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों होते हैं। अब फिर आता है तीसरा, इसमें अंतर क्या है कि जो पिंड किसी तारे यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं और जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, नहीं वो उपग्रह कहलाते हैं। फिर आगे आता है चौथा अंतर है कि हमारी पृथ्वी एक उपग्रह है जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और फिर ये है पांचवा है
ग्रहों की संख्या सौर मंडल में 8 है और जबकि सौर मंडल में इनकी संख्या यानी उपग्रह की संख्या 64 है। अब कुइपर बेल्ट क्या है यह भी हमने पढ़ा था पाठ में। नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी यानी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहते हैं। इसमें अखंड खगोलीय यहीं पर हम लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसमें अखंड खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। अगर याद रहता तो इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इतना लिख देंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि कुइपर बेल्ट क्या है, वैसे हम पूरा लिख देंगे तो सही रहेगा, और नहीं याद है तो हम कुइपर बेल्ट की परिभाषा भी बता सकते हैं। अब आगे आता है कि निहारिका से आप क्या समझते हैं। तो बिग बैंग की घटना में कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। तो पाठ को पढ़ लेने से हमें उसके प्रश्न के उनमें के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आसानी से समझ में आ जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अंगा है, आकाश गंगा किसे कहते हैं। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है। तो आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ जो असंख्य तारों का समूह है आकाश गंगा कहलाती है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। तो इसमें दिया गया है दूसरा प्रश्न दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या, तो हम जानते हैं मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, 2 है। यहाँ पे 2 पे निशान लगा देंगे। फिर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। फिर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति है। और इसके बाद आता है शून्य उपग्रह वाला ग्रह यानी शुक्र है। और इसके बाद आता है दूरी का मापक क्या होता है, ये प्रकाश वर्ष होता है। ये भी हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था। अब आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब है तारे गर्म फिर खाली स्थान से बने गोले हैं, यानी किसे, गर्म गैसों, तारे क्या है, गर्म गैसों से बने गोले हैं, यानी तारे क्या हैं, तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। फिर आगे आता है हमारे सौर मंडल में डॉट 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 ग्रह हैं, यानी कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 8 लिख देंगे। फिर है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। फिर आता है क्षुद्र ग्रह खाली स्थान एवं खाली स्थान ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि मंगल, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच के मध्य में पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब इन प्रश्नों के अब आगे आता है कि सौर मंडल का रेखा चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पे बनाइए, उसमें बने ग्रहों के चित्रों को उनके नाम लिखे। तो ये भी हमने चित्र में देखा था, उसको आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं, नाम को हमने बता दिया है। और फिर छोटे से बड़े आकार के क्रम में ग्रहों को चित्र बनाइए, यानी छोटे से बड़े आकार के क्रम में ग्रहों के चित्र बनाइए। तो बुध है, इस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। फिर आगे आता है परियोजना का प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया कि यम को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया है, तो इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसके पहले हमने अभी चर्चा किया था क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो है नेपच्यून की कक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए इसको ग्रह की संग से अगस्त 2006 में इसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा कि हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। तो यम प्लूटो 9वां ग्रह था, यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण कर रहा था, इसीलिए 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो इस तरह से ये हमारा पाठ जो है कंप्लीट होता है। पाठ थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन बिना इसका पाठ का अध्ययन किए हुए अभ्यास प्रश्न हमारी समझ में नहीं आएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।